नमस्कार। बात करते हैं मैथ्स के प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, मैथ्स का जो पहला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट हमेशा बताता आया हूँ, क्या कि अगर आपको बेलन, शंकु, गोला इस तरह की आकृतियां दी गई है, और वैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r h+r। तो इसमें आप वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, पर सबसे जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज है कि यहाँ पर पाई जिंदा है, और पाई का मतलब 22/7 यानी 11 का मल्टीपल। तो इनमें से चेक कर लो 11 का मल्टीपल कौन है, वही आंसर है। क्यों कर रहे हो सॉल्व इसको? तो क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ये 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या ये 11 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका? 660 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं वैल्यू रख देता हूँ। 2 × 22/7 गुणा आर का मान कितना है? आर का मान 7 है। और h+r की बात करें तो h का मान 8 है और r का मान क्या है बेटा? 7 है। ये हमारे पास कट गया। तो 2 × 22 × 15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 660 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ठोस धात्विक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा? अर्धगोले का 3 πr² होता है, 462। ये आपको दे रखा है। इसे पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, आपको कह रहा है। ये क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। और बोला है इसको पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, और शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे जरूरी चीज क्या है कि अगर ये क्षेत्रफल है तो पहले आपको आयतन निकालना पड़ेगा। देन r² = 462 डिवाइड बाय 3 पाई। पाई मीन्स 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। 22 से कट गया 22 दूनी 44, 22 से कम 22, ये कट गया 7 बार। देखो r², ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर r का मान आ गया बेटा 7। और अभी जरूरी चीज क्या है? अगर आपने पिघलाया है तो दोनों का आयतन समान होगा। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई, आर का मान r², एच का मान मुझसे पूछ रहा है, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³। आर का मान देखो दोनों में सेम है, ये ध्यान रखना। दोनों में त्रिज्या क्या है? यहाँ पर समान है, ये ध्यान रखना है आपको। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, डन। 2r², एक बार कट गया तो r रह गया। h बराबर आ गया 2 × r का मान कितना है बेटा? r का मान है 7, तो ऊंचाई आ गई 14। पूरा सॉल्व ना करें, उतना करें जितना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अब कटोरा आपको दिया हुआ है, कटोरा मतलब कुछ ऐसा शेप दिया हुआ है। अब ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर ऐसा नहीं बोला कि आपने जैसे सॉफ्टी में होता है वैसा नहीं बोला, इसको भरा हुआ है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है बेटा, वो क्या होता है? वो होता है 2/3 पाई r³। ओके, 2/3 पाई मतलब 22/7। आर का मतलब क्या है बेटा? आर का मतलब 21 है। अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसा नंबर जो कि 11 का मल्टीपल है वो चेक करो। तो ये 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 से कट रहा है। ये हो सकता है, अभी गारंटी नहीं है। और 1 और 4 5 और 4 9, ये भी आंसर हो सकता है। अब आंसर इन दोनों में है। अब पूरा कैलकुलेशन करने से बढ़िया है आप सीखो। 7 या 21 से 21 कट गया। अब इकाई अंक निकालो, 2 दूनी 4, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो बिना करे, बिना सॉल्यूशन किए आंसर कौन सा आएगा बेटा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्या करोगे? सीधा 11 से कटने वाला नंबर देखो। 7 और 2 9 9, ये 11 से कट रहा है। 4 5 9 9, ये भी कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसके बाद 7 और 3 10 और 9, ये आंसर नहीं होगा, छोड़ दो इसको। इसकी बात करें 4 और 7 11, 11 में 7 गया तो नहीं होगा, क्योंकि 7 से नहीं कट रहा है। 7 और 3 10, और ये 10 में से 2 गया 8, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 11 का मल्टीपल। पूरा चैप्टर आपका 11 के मल्टीपल की फॉर्म में होता है। अर्धगोले का व्यास 42 है, तो अगर मैं बोलूं इसका वक्रपृष्ठ होता है गोले का, अर्धगोले का, सी एस ए बराबर 2 पाई r²। 2 × 22/7, आर का मान है 21। आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2772। अब आएगा कि नहीं आएगा, बट ऑप्शन में सिर्फ यही है। और क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का तो होता है 3 πr² हमारे पास। तो ये लो 3 × 22/7 गुणा 21 × 21, डन करने पर कितना आएगा? ये सॉल्व करने पर आएगा 4158। बिना कैलकुलेशन करे आपको करना है। अगला है, एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, जिसका वैल्यू 54 है। 6 से कट गया 54, 9 टाइम्स, एक ही वैल्यू आ जाएगी 3। आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा बेटा 27। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः
बेलन का वक्रपृष्ठ 70 पाई है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है CSA यानी 2 पाई RH, जिसका मान 70 पाई आपको दिया है। आपको इसके अलावा ऊंचाई 7 दे रखी है। तो पहले तो देखो, 2 पाई से पाई कट गया, 2 से 70 कट गया 35 बार। आर का मान मुझे नहीं दिया है, एच का मान दे रखा है 7, 35, तो आर का मान आएगा बेटा 5। आर का मान आएगा 5। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो TSA बराबर, अगर मैं बोलूं 2 पाई आर। अब आपके मन में होगा सर यहाँ तो 11 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर पाई जिंदा है। बिल्कुल सही बात है, तो मत सॉल्व करो इसको। 2 गुणा 22/7 मत करो, पाई रखो सीधा। 2 पाई आर का मान कितना है 5, और 5 और ये 7 12, 7 + 5 12, 12 और ये हो गया 12 10 120, तो 120 पाई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। अगला है, 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई तक दूध भरा है। बेलनाकार बर्तन है जिसमें दूध भरा है आपको। जब इस दूध को एक घनाभाकार बर्तन जिसका आधार 22 भुजा का वर्ग है, जिसका आधार जो है, आधार आपको दे रखा है, एक बर्तन है, बर्तन जो है आयताकार है, मतलब वर्गाकार है, उसका आधार आपको दे रखा है जिसकी लंबाई 22 चौड़ाई 22 में डाल दिया जाता है। ऊंचाई का मान पूछ रहा है आपसे। तो घनाभ में जो आयतन गया उसकी लंबाई है 22, चौड़ाई है 22, ऊंचाई है h। ये आयतन जो होगा वो आयतन बराबर होगा दूध के आयतन के बराबर, और बेलन का आयतन होता है पाई। आर का मान कितना है बेटा 10 आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? एच का मान है 77। बस ये सॉल्व करना है। 22 से 22 कट गया, 11 से कट गया 2 बार, 11 से कट गया 7 बार। 2 से और काट सकते हो, बिल्कुल 2 से काट सकते हैं 5 बार। ये 7 से 7 कट गया तो होगा 50। ऑप्शन नंबर बी। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:5 है, उनके आधार की परिधि का अनुपात 5:3 है। परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात बेटा समान रहेगा। तो आयतन का पूछ रहा है, शंकु का आयतन 1/3 पाई। पहले वाले में आर का मान कितना है? देखो, जो परिधि का अनुपात है ना वही त्रिज्या का अनुपात है, पाई आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? पहले में 1, दूसरे की बात करें 1/3 पाई। आर का मान कितना है बेटा 3, और एच का मान कितना है 5। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट जाएगा हमारे पास 25:9 × 5, तो 5:9 इसका फाइनली आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी 113 में। यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं बात करूं, गोले का TSA जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर कितनी बार चेंज हो रहा है? 2 बार। 2 बार के लिए क्या करोगे आप? पहले 100 से 110 कर दो, फिर 100 से 110 कर दो, 2 बार रेशियो लिख लो, सिंप्लीफाई करो, 10 जीरो कट गया, गुणा करो इसको तो, और 121, तो 100 से 121 हुआ तो कितना बढ़ गया बेटा? 21%। और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारे मैथ्स के प्रश्न खत्म हुए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालचंद सैनी और प्रयास परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन ज्योग्राफी के प्रश्न देख रहे हैं इसमें, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ये देखो, पहला ही प्रश्न है, कृषि से रिलेटेड भी है और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है दोस्तों। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2024 और 25 के अनुसार राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र दोस्तों, एक तो होता है सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र, और ये जो सकल बोया गया क्षेत्र है राजस्थान में 70% भाग, 70% भाग पर सकल बोया गया क्षेत्र राजस्थान में 70% भाग पर कृषि हो सकती है, यानी कि कृषि योग्य जो एरिया है वो 70%। अब इसमें से कुछ एरिया ऐसा है जो कि बंजर होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जो कि बंजर होता है, कुछ पड़ती भूमि होती है, और इसमें एक क्षेत्र होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और यदि इसमें देखा जाए टोटल में से, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 24-25 के अनुसार है 53.10%।
53.10। तो ये ऑप्शन ए में आपका आंसर आ रहा है 53.10%। क्लियर। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है काश्तकार अध्यादेश कब पारित किया गया। राजस्थान में सीधा डायरेक्ट प्रश्न है काश्तकार अध्यादेश, और दोस्तों ये पारित किया गया था 1955 में। 1955 में काश्तकार अध्यादेश। 1953 में कृषि से रिलेटेड कोई अध्यादेश पारित नहीं किया गया। 1949 में याद रखना काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश अगर पूछा जाए, काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश, तो ये 1949 में। और यदि प्रश्न आ जाए कि काश्तकार अध्यादेश में संशोधन कब किया, तब 1960। 1960 में इसमें किया गया था संशोधन। तो याद रखना संशोधन पूछा जाएगा 1960, काश्तकार सुरक्षा पूछा जाएगा 1949, और काश्तकार अध्यादेश डायरेक्ट पूछा जाएगा 1955। उसके बाद में अगला प्रश्न आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA ग्रोस स्टेट वैल्यू एड, और इसमें कृषि का योगदान कितना है। हम साधारणतः इसको जीडीपी कह देते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। और राजस्थान के GSVA में कृषि का योगदान पूछा गया है, तो सीधा सा ये आंसर हो जाएगा आपका 26.92। इसमें उद्योगों का योगदान है, 27.16। सेवा सेक्टर का योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.92। दोस्तों सेवा क्षेत्र का पूछा जाए 45.92, उद्योगों का पूछा जाए 27.16, और कृषि का पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका 26.92%। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है। मतलब प्रथम स्थान नहीं है, नहीं है। तो देखो इसमें सरसों में तो राजस्थान का पहला स्थान है, बिल्कुल है। गंवार में भी राजस्थान का पहला स्थान है, बाजरे में भी पहला स्थान है। और पहला स्थान किस में नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट आंसर आपका सोयाबीन। सोयाबीन में दोस्तों राजस्थान का, सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कोट का चयन करना है। तो ये कथन दिए गए हैं और इसमें देखना है कि कपास नकदी की फसल है, ये तो बात सही है एकदम बिल्कुल। सोयाबीन और मसूर खरीफ की फसल है। तो सोयाबीन तो खरीफ की फसल है, लेकिन मसूर खरीफ की नहीं है, ये रबी की फसल है। अर्थात ये कथन तो आपका गलत होगा। खरीफ में उगाई जाने वाली फसल को शालू कहते हैं, बिल्कुल खरीफ की फसल को शालू कहते हैं। और जो रबी की फसल उगाई जाती है उसको उन्यालू कहते हैं। खरीफ को शालू, रबी को उन्यालू। तो ये सही है ऑप्शन आपका। सर्वाधिक बाजरा अलवर में होता है, और ये भी आपका सही है। बाजरा सबसे ज्यादा अलवर में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है बाजरे का वो बाड़मेर में। क्षेत्रफल बाड़मेर में सबसे ज्यादा उगाते हैं, बाड़मेर में, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अलवर में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4 कथन सही हो जाएंगे। 1, 3, 4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड दोस्तों, राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड है, कुल कृषि जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड है टोटल 10। और इसमें सबसे बड़ा है उत्तरी पश्चिमी, ये है पश्चिमी आंशिक सिंचित कृषि प्रदेश, फर्स्ट सी, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है।
जया रत्ना माही सुगंधा किसकी किस्म है? सीधा सा किस्म पूछिए, चावल की किस्म है। देखो गेहूं की याद रखना, गेहूं की सोनालिका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, सोनालिका, सोना कल्याण, सोना कल्याण, लाल बहादुर, लाल बहादुर, कोहिनूर और एक्शन, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये किस्में पूछी जाती हैं, गेहूं की है। मक्का की तो बहुत बार एग्जाम में आती है, माही कंचन और माही धवल। बाजरे की कुछ किस्मों की बात करते हैं, तो बाजरे की पायोनियर है, सोना गजराज है, सोना गजराज है, राज 171 है, RHB 30, RCB 30, RHB 80। बाजरे की प्रमुख किस्में हैं और इसमें पूछी गई है चावल की। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अनुसंधान केंद्र को सुमेलित करना इस स्थान से। सुमेलित नहीं है, तो देखना है सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखो सरसों का अनुसंधान केंद्र सेवर में है, भरतपुर में। शुष्क बागवानी बीचवाल बीकानेर में है, सही है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान बस्सी, ये नहीं है दोस्तों। केंद्रीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, और ये जयपुर में है, दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा जयपुर, और इसकी स्थापना 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर में है, दुर्गापुरा जयपुर बस्सी में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद में देखें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, तो देखो एक साइड में फसल का नाम, दूसरी साइड में प्रथम स्थान वाला जिला। कपास सबसे ज्यादा गंगानगर में होता है, बिल्कुल सही है। मूंगफली सबसे ज्यादा बीकानेर में होती है, ये भी सही है। जवार सबसे ज्यादा अजमेर में, ये भी सही है। तो फिर इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मक्का, उससे याद रखना मक्का जो है उसका वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है भीलवाड़ा में, यानी मक्का उत्पादन भीलवाड़ा का पहला स्थान है, उदयपुर का नहीं है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, और अपने ज्योग्राफी के इतने ही प्रश्न थे, अब आगे प्रश्न आ गए हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं अपने केटी सर इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों हम क्वेश्चंस करते हैं अब इंग्लिश वाले, जो आपके लास्ट में 141 से शुरू हैं। वन 142 से हैं आपके जो 9 क्वेश्चंस आते हैं, वो देखिए। लीला विल से, लीला बोलेगी रवि हैज गॉन, कि रवि जा चुका है। अब देखो यहाँ पर जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, जिसको आप नरेशन कहते हैं, और इसमें विल से दिया हुआ है। विल से जो है ये फ्यूचर टेंस है, तो ये रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इधर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कोमा में, इसके टेंस में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है विल से, तो विल से रहेगा, दैट से जोड़ेंगे, और ये टेंस चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट रवि जो है थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। लीला वॉज टोल्ड वुड सेड, ये नहीं, बी करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते हैं, तो हैज़ गॉन ही रहेगा, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा।
अगला जो है अभिनव सेड टू नवीन वेयर इज योर हाउस। तो देखिए क्वेश्चन है वेयर, यहाँ ई कर देना, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। तो ये पूछ रहा है आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेट टू को आस्ट करेंगे, सब में आस्ट दिया हुआ है तो चारों में ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको डब्ल्यू एच वर्ड से ही जोड़ा जाता है, तो यहाँ ये दैट से नहीं जोड़ेंगे, वेयर से जोड़ेंगे और वेयर में यहाँ पर ई कर देना। ये दोनों में ये पहला गलत हो गया और ये वेयर, ये भी वेयर ही है। अब इनमें देखो वेयर के जस्ट बाद में जो है वो सब्जेक्ट यूज होगा, क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अपने पास यहाँ पर है योर हाउस। तो योर हाउस में योर दिया हुआ है, ये सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, नवीन के अकॉर्डिंग। नवीन चूंकि यहाँ पे मेल है तो ये योर हाउस जो है वो हिज हाउस हो जाएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वेयर हिज हाउस, ये तो गलत हो गया पहले, वेयर हिज हाउस, और इज हो जाएगा वॉज, ठीक है। वॉज पहले दे दिया जो गलत हो गया, और यहाँ वॉज इसको इजी रख दिया तो गलत हो गया, और योर को भी चेंज नहीं किया, तो जो इसका आंसर होगा आपका वो बी करेंगे हम लोग, ठीक है ना, वेयर हिज हाउस वॉज। तो आपका आंसर जो है वो बी कर देंगे 143 के अंदर। फॉलन सोल्जर्स, सोल्जर्स ने कहा भाई सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, सोल्जर्स एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो कैप्टन ने कमांड दिया, कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, कैप्टन कमांडेड द कैप्टन, नहीं ये गलत हो गया। कैप्टन वॉज कमांडेड, नहीं ये भी गलत हो गया, कमांडेड में यहाँ ओ भी स्पेलिंग है। द सोल्जर्स वर कमांडेड टू फॉल इन, ये फिर भी हम लोग कर सकते हैं पैसिव के हिसाब से कि सोल्जर्स को कमांड दिया गया टू फॉल इन द कैप्टन, और एक नहीं ये तो फिर पैसिव वॉइस हो गया ना, ये नहीं करना। ये देखो यहाँ पे रहा द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, कैप्टन ने सोल्जर्स को कमांड दिया, और ये फॉल इन जो है ये आदेश है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसे आप बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस, जिनको आप टू से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये टू आएगा और फिर कर देंगे फॉलन, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फॉलन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका वो आप ए कर देंगे, 144 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, आई डू नॉट नो वेयर टू गो सोल्जर्स, मैं नहीं जानता कहाँ जाना है सोल्जर्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे गाइड करें। सैड दी ओल्ड मैन, ये बात ओल्ड मैन ने कही, तो यहाँ पे जो जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ये द ओल्ड मैन ये पहले आएगा, और आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता ये सेंटेंस असर्टिव है तो दैट से जोड़ेंगे, और प्लीज गाइड मी ये इम्परेटिव है तो टू से जोड़ेंगे, प्लीज हटा देंगे, रिक्वेस्टेड भी करेंगे। तो दो वाक्य हैं, दोनों को ऐड करके बनाना पड़ेगा अपने को। द ओल्ड मैन सेड दैट, ठीक है, आई को ओल्ड मैन के साथ चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ओल्ड मैन आदमी है तो यही हो जाएगा, डू नॉट डिड नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वेयर टू गो भी ठीक है, बट इसके आगे वाला वाक्य नहीं दिया, ये गलत हो गया। द ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर दैट, कोमा लगा के डिड नॉट नो वेयर टू गो, हाँ ठीक है ये चीज़ सही लग रही है, बस ये कोमा लगाया इसमें, बट वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर्स दैट ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, और प्लीज वाला है तो रिक्वेस्टेड से कर दिया, रिक्वेस्टेड देम, और टू से जोड़ दिया, तो ये आंसर बी सही लग रहा है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, द ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर्स दैट ही हैड नॉट नहीं आएगा, डू नॉट का डिड नॉट करते हैं तो गलत हो गया, इधर भी हैड नॉट दे रखा है तो गलत हो गया, तो आंसर क्या करेंगे इसका आप लोग, बी करेंगे, तो 145 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम नाउ, ये लेट जो है ये भी सेंटेंस इम्परेटिव है और इसको टू से जोड़ेंगे, और लेट के बाद जो मी है फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो हिम हो जाएगा, टू से जोड़ेंगे और हिम कर देंगे, तो और लेट रिक्वेस्ट के लिए होता है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड इज ऑफिसर टू लेट, लेट वाले को टू लेट जोड़ देते हैं और मी को हिम में चेंज कर दिया, सारी बातें इसमें ठीक हो गई। यहाँ पे टू से नहीं जोड़ा, यहाँ दैट से जोड़ दिया तो गलत है, ये इफ से जोड़ दिया गलत हो गया, तो आंसर क्या करेंगे इसका आप लोग, 146 का आंसर आप बी करेंगे। चलो अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है, मतलब तीन सेंटेंस तो करेक्ट है, एक सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ही सेड दैट ही लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना,
ने कहा कि वो कई साल चाइना में रहा, तो ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, वो बर्बाद हो गया, अनडन हो गया तो दुख से चिल्लाया, ये भी ठीक है। द पुलिस मैन इंक्वायर्ड ऑफ द मैन वेयर वॉज ही गोइंग, ये गलत हो गया। देखो वेयर डब्ल्यू एच जोड़ रहा है, इंक्वायर है, वेयर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए था, सब्जेक्ट ही है, ही जो है ये वॉज से पहले होना चाहिए था। वेयर ही वॉज गोइंग, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था। और फिर ये शाउटेड टू देम टू लेट, नहीं ये शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, ये तो ठीक है, शाउटेड चिल्लाया उनकी तरफ, टू लेट तो टू लेट जोड़ते हैं, हिम कर दिया तो सही है। गलत इसमें जो है ना ये वाला है, सब्जेक्ट पहले नहीं लिया, जबकि डब्ल्यू एच छोड़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो आंसर आप सी करेंगे। 148, ब्रिंग मी एन एलिफेंट विद वन गोल्डन टस्क द विच टोल्ड हर मीनियन, ये विच की जो स्पेलिंग है यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, ऑप्शन में तो शायद सही है, नहीं ऑप्शन गलत हो गई, ये वाली विच स्पेलिंग ये होती है WITCH, विच यानी चुड़ैल होती है, और मीनियन यानी उसके जो नौकर होते हैं, जो उसके जादूगरनी, विच यानी जादूगरनी भी होता है, चुड़ैल वगैरह होती हैं। मिनियन होता है उनके जो काम करने वाले, जो उसके होते हैं ना जादूगर, जो अपने अपने जो काम करने वाले जो रखते हैं, तो गायब हो जाते हैं और है ना ऐसे गलत काम कर सकते हैं, उसके लिए तो उसको उसने आदेश दिया कि मेरे लिए एक हाथी लेकर आओ जिसके सोने के दांत बने हो, सोने के हाथी दांत हो जिसके। तो विच टोल्ड हर मीनियन, ऐसे कैसे, और ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो टोल्ड को आप आदेश भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड तो नहीं, टोल्ड को टोल्ड रख सकते हैं हम लोग, ऑर्डर भी कर सकते हैं, एडवाइस तो नहीं, तो ये गलत हो गया, और रिक्वेस्ट वाला गलत हो गया कि विच जो है अपने उनको आदेश देगी, तो टोल्ड भी कोई काम करने के लिए कह सकते हैं, और ऑर्डर तो होता ही होता है। अब इन दोनों में से देखते हैं, टू से जोड़ेंगे, द विच की स्पेलिंग सही कर लेना, WITCH, द विच टोल्ड हर मीनियन, टू से जोड़ सकते हैं, टू ब्रिंग मी यानी विच के लिए जाता तो ये हर यूज कर दिया, टू ब्रिंग मी एन एलिफेंट की द एलिफेंट कर दिया, विद वन गोल्डन टस्क, ठीक है। और विच ऑर्डर्ड हर मीनियन टू ब्रिंग हर एन एलिफेंट विद वन गोल्डन टस्क, ये ज्यादा अच्छा है। एक तो ऑर्डर वाली बात हो गई, और देखो एक ने ना यहाँ पे एन को एन ही रखा जाता है, द में चेंज कर दिया था, ये वाली बात गलत हो गई, एन का एन ही रहना चाहिए। तो इसमें जो सारी बातें इसमें ठीक है, तो सी आंसर कर देंगे। 148 का आंसर जो है आप क्या कर देंगे, इसके अंदर सी कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149, ही सेड हरी ग्रोस प्लांट्स, उसने कहा कि हरी जो है प्लांट्स उगाता है। तो यहाँ पे सेड जो है वो, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट दिया नहीं, तो सेड का सेड रख सकते थे, बट से किसी रखा नहीं है, यहाँ टोल्ड कर दिया, यहाँ आस्ट कर दिया, यहाँ टोल्ड कर दिया, यहाँ आस्ट कर दिया। और चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट से जोड़ेंगे, दैट सब में दे रखा है, लेकिन यहाँ टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। टेंस चेंज नहीं किया तो ग्रोस का ये तो गलत हो गया, ग्रोज ये गलत हो गया, यहाँ ठीक है। बट यहाँ क्या है कि आस्ड कर दिया, आस्ड की जरूरत नहीं थी, ये होगा। बट इसमें एक काम और करना, ही सेड और ब्रेकेट में मी वगैरह कुछ आ सकता है, और दिया नहीं कोई बात नहीं, और ग्रो फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म ग्री हो जाएगी। तो आंसर क्या करेंगे इसके अंदर आप लोग, सी करेंगे, है ना। ही टोल्ड दैट हरी ग्रू प्लांट्स, ये अगर मी कर देते तो शायद ये और अच्छा आंसर होता, क्योंकि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। बट वो ये इन दोनों में से अगर देखा जाए, जो ऑप्शन 4 में से चूज करें, तो यहाँ तो टेंस भी चेंज नहीं किया, इसलिए इन दोनों में से फिर आंसर आपका ये सही रहेगा, ग्रू वाला, तो सी करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज यू कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ कोमा लगा देना, सेड टू को टोल्ड कर देंगे, टोल्ड, ठीक है, सब में ही है। असर्टिव सेंटेंस दैट जोड़ेंगे, दैट या इफ से जोड़ दिया, ये गलत हो गया, असर्टिव है दैट जोड़ेंगे। फिर यू, तुम जो है सेकंड पर्सन है जो बदलेगा बॉयज के हिसाब से, बॉयज प्लूरल है तो दे आएगा, तो यहाँ दे, ठीक है, यहाँ पर भी। अब कैन का कुड करेंगे, तो कैन का कुड यहाँ पर है, कैन का कैन रख दिया, कैन का कैन रख दिया, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, और दिस का दैट कर देंगे, 150 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। इस तरह से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।
हाँ जी, आवाज़ आ रही है। तो अपने जो L1 में जनरल साइंस के 9 क्वेश्चन आते हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं आज के पेपर वाले को, क्या है क्या नहीं है। यह आपका पहला क्वेश्चन है। लाइसोसोम को उनके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। जो आपका लाइसोसोम होता है, ठीक है, लयनकाय होता है, उसको आप आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो किसी का भी पाचन करने में क्या है, सक्षम है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, उन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक, तो आपका जो 115 नंबर क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक है, इसने तो जो खोज की थी वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य शब्द दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। और जो आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, इनकी एक दो बातें और याद रख लेना, ये जीवाणु के खोज करता है, जीवाणु के खोजकर्ता। और जीवाणु है, इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की भी खोज करता है। इन्होंने किस चीज की खोज की थी? सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? युगलिना एक कोशिकीय, पैरामीशियम एक कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय। तीनों के तीनों क्या हैं? एक कोशिकीय हैं। सभी विकल्प क्या हैं आपके? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 118, मैच करना है, मिलान करना है। एक साइड दी हुई है विखंडन की विशेषता, एक साइड दी हुई है जीव। अमीबा है, तो अमीबा बहुखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाएं। बहुखंडन तो भाई प्लाज्मोडियम दर्शाता है। कौन दर्शाता है? प्लाज्मोडियम। विखंडन एक निर्धारित तल, यहाँ तल आएगा भाई, तल पर होता है। हाँ, लेशमानिया यही दर्शाता है। और जो आपका अमीबा है, अमीबा का शरीर किसी भी तल से क्या हो सकता है? विभाजित हो सकता है। तो मैच करें, ए में 3, बी में 2, 1, 3, 2, 1, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। आपको कुछ गुण दिए गए हैं, उन पे आपको पहचान करनी है। कोशिका भित्ति नहीं होती, हाँ जी, कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। हरित लवक नहीं होते, सही बात है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तारक केंद्र पाए जाते हैं, तारक केंद्र पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। हीमोग्लोबिन होता है। तो चारों के चारों कथन क्या है? जंतु कोशिका के लिए सही है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, चारों के चारों कथन क्या है? इनके लिए सही है। तो आपका 119 में आंसर हो जाएगा डी। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड की नहीं बनी होती, लिपोप्रोटीन की भी नहीं बनी होती, फोस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? फोस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। आंसर हो जाएगा सी। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। खालिस्तान एकमात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को विकसित करने का गुण पाया जाता है, असाधारण क्षमता होती है। स्टेम सेल, उपकला कोशिकाएं, अधिचरम कोशिकाएं, आदि कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रकार का क्या बना सकती हैं? अंग का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो ये शक्ति इसी में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका को वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग कौन सा है? पैकेजिंग का कार्य करता है भाई गोल्जी का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ऊर्जा का शक्ति ग्रह है, तो ऊर्जा का उत्पादन करता है। प्लास्टिड, ये आपके जो लवक होते हैं वो कार्य करते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका काम है संग्रहण करना। रिक्तिका काम क्या है आपका? संग्रहण करना। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी का, ऑप्शन नंबर सी।
इसी के साथ आपके साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। हाँ भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आपके जो शिक्षक भर्ती में चल रही थी कौन सी 2.0 टास्क आधारित, जिसमें हिंदी के जो प्रश्न दे रखे हैं, इसमें देखिएगा पहला जो प्रश्न है आपके सामने कि किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि के हैं। जगत धन नाथ व्यंजन संधि है, महाधन आश्य दीर्घ संधि का है, और उत धन नति ये भी व्यंजन संधि का है। तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि होगी, मतलब ये विकल्प तो नहीं होगा। इसमें होता है आनंद धन उत्कर्ष, ये हो गया आपका गुण संधि का। अंत्य धन एष्टि अंत्येष्टि बन गया, और ऋक धन वेद ये भी नहीं होगा, सारे व्यंजन संधि का नहीं, ये दो गुण संधि का है, ये व्यंजन संधि का है। दिक धन दर्शन व्यंजन संधि है, और चित्त धन आकार व्यंजन संधि है, और अच धन आदि अच धन आदि, ठीक है, ये व्यंजन संधि का। तो विकल्प आपका ये सही होगा। तिरह धनकार विसर्ग संधि है, तेजह धन में विसर्ग संधि है, यशह धन दा विसर्ग संधि है, ठीक है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा? सी विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है भाई। बाकी में क्या है, इसमें तो सारे विसर्ग संधि के उदाहरण है। ये तो कौन से है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर आपके व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो गई। गुण संधि व्यंजन संधि है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है, रविंद्र मुनिंद्र और वारिस शब्दों में कौन सी संधि है? तो इसमें देखो सीधी सी, रविंद्र में रवि धन इंद्र होगा, रवि धन इंद्र होता है, और मुनिंद्र में मुनि धन इंद्र होता है, मुनि धन इंद्र होता है, वारी धन ईश होता है, वारी धन ईश होगा। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प आपका चौथा सही है। कौन सा विकल्प सही होगा? 4 नंबर इसमें एकदम सही उत्तर होगा भाई। फिर आगे अगला आपके 135 नंबर कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो क्या बनेगा? सुप धन आदि, सुप धन आदि व्यंजन संधि है, और इसमें क्या बन जाता है? तत् धन आकार, ये भी व्यंजन संधि का है। और इसमें देखो क्या बनता है? शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र व्यंजन संधि का है। और इसमें क्या बन जाता है? सिद्ध, क्या बनेगा? सिद्ध धन ईश्वरी, सिद्ध धन ईश्वरी गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। विकल्प कौन सा सही होगा? 4 नंबर इसमें विकल्प सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। सट धन आत्मा षडात्मा, जगत, यही गलती है, ध्यान रखना। क्या होगा? जगत, जगत धन छाया, और जगत छाया, यानी तय के बाद में क्या आ जाता है? 6, तो क्या बनेगा भाई? जगत धन छाया, यही बनेगा। फिर आ गया कौन सा? मृद धन प्रतिमा, मृद प्रतिमा, उद धन डयन उड्डयन, यही विकल्प हो जाएगा। जगत धन छाया से क्या बन जाता है? जगत छाया बन जाएगा भाई, जगत छाया। नेक्स्ट देखो, विकल्प आपके सामने आ गया, निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से एक उदाहरण 3 अन्य से भिन्न है, 3 अन्य से भिन्न है। वाक धन वैभव, क्या बन जाता है? वाक धन वैभव बन जाता है। वैभव में भी क्या बनता है? विभू के साथ में अ प्रत्यय जुड़ जाता है। वैज्ञानिक शब्द लिखा हुआ है, यही होगा, ध्यान रखना। वी धन ज्ञान धन एक, क्या बन जाएगा? इन दोनों को जोड़ो, शब्द बनता है विज्ञान, और विज्ञान के साथ में एक जोड़ो, क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक बनेगा। एक प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। और इसका बनता है क्या? वाक धन में, क्या बनता है? वाक में, ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, वांग में लिखा जाता है। क्या है? वांग में। और ये बन जाता है वाक धन ऋषभ, वाक धन ऋषभ बनता है, व्यंजन संधि का है। तो इसने कहा कि संधि की दृष्टि 3 अन्य से भिन्न है, तो यही आपका इसमें, बाकी में तो संधि है, इसमें क्या है? प्रत्यय का रूप जुड़ा हुआ है। तो कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प सही होगा भाई। उसके बाद में देखो अगला है, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प 3 अन्य से भिन्न है? 3 अन्य से भिन्न है। शुभेच्छा में क्या बनता है? शुभ, क्या बनेगा? शुभ धन इच्छा, क्या बनेगा? शुभ धन इच्छा गुण संधि का है। शिवालय में क्या बनता है भाई? शिव धन आलय,
क्या बनता है, शिव धन आल्य दीर्घ संधि का है। शिवेंद्र में क्या बनता है, शिव धन इंद्र बनता है। क्या बनेगा, शिव धन इंद्र। और इसमें बनता है शिव धन छाया। क्या बनेगा, शिव धन छाया बनता है। तो ये कह रहा है कि 3 अन्य से भिन्न है, तो विकल्प कौन सा होगा भाई, कौन सा, सॉरी ये नहीं होगा, कौन सा विकल्प है, इन तीनों में तो स्वर संधि है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि। स्वर संधि मतलब गुण संधि है, ये भी स्वर संधि दीर्घ संधि का, ये भी गुण संधि का, ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। बाकी में क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो विकल्प आपका कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन इसमें एकदम सही उत्तर आएगा। संधि की दृष्टि से प्रोह शब्द का सही विश्लेषण कीजिएगा। प्रोह का पहली तो बात है, अपवादों में आता है प्रधन ऊह। क्या आता है, प्रधन ऊह आता है। प्रोड का भी बनता है ना, वही इसमें नियम लगता है आपका। प्रधन ऊह, प्रधन ऊड, प्रधन ऊढ़ा। अब देखो प्रधन ऊह, ये बात सही कह रहा है। गुण स्वर संधि का अपवाद है, ये भी बात सही कह रहा है। इसमें वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, सही बात है। उक्त सभी कथन क्या है भाई, सही है। क्या है, उक्त सभी कथन इसमें क्या होगा, सही होगा। अपवाद भी है, वृद्धि संधि का उदाहरण बन जाता है, क्योंकि ये देखो ए के साथ में ऊ जुड़कर औ बन जाता है। औ बनना कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। क्या है, वृद्धि संधि हो जाती है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में सभी उदाहरण गुण स्वर संधि के है। गजेंद्र में बनता है गज धन इंद्र, गुण संधि का। योगेश में योग धन ईश, योगेश बनता है। और भारत धन इंदु, भारतेंदु, ये तो गुण संधि के हैं सभी के सभी। इसमें देखो गुण स्वर संधि के है, ये कह रहा है परमेश्वरीय, इसमें नहीं है। परम धन ऐश्वर्य, ये वृद्धि संधि का है। महाधन ओज और वसुधन, वसुधा धन एव, क्या बनता है, वसुधा धन एव, ये बनता है हमारी वृद्धि संधि का। ये किसका है, वृद्धि संधि है। ये लीजिएगा, वृद्धि संधि हो गई भाई, वृद्धि संधि। और ये कौन सी संधि है, गुण संधि के उदाहरण बन गए सारे। और इसमें बनता है क्या, अधम धन ऋण, गुण संधि है। ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मधन या ब्रह्म धन ऋषि, देव धन ऋण, देव ऋण, ये भी है। तो 1 और 3 दोनों क्या है आपके, गुण संधि के। कौन से, 1 और 3 दोनों गुण संधि के उदाहरण है। बाकी इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। तो आपका विकल्प डी सही होगा भाई। किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है, गुरु धन आसन, गुरुआसन। वधु धन इच्छा, वधविच्छा, वधविच्छा, वधविच्छा। उसके बाद में आता है अनुधन ऋचा, अनुधन ऋचा, अनवृचा, ये बन जाएगा। उसके बाद है साधु धन औदार्य, साधुओदार्य, ये बनेगा। तो विकल्प आपका सही बनेगा। देखो पहले वाले को बना के देखो, क्या दे रखा है, गुरु धन आसन, गुरु धन आसन। इसमें रे को हलंत किया, स्वर निकलेगा ऊ और आगे से आ गया आसन। ऊ के बाद में समान स्वर है, तो ऊ किस में हो जाता है, व में हो जाता है, शेष आ जाता है आसन, यण संधि से बनेगा। गुरु क्या बनेगा भाई, रे आधा है। अब व्यंजन के बाद में व्यंजन है, रे आधा रहेगा। वे के साथ में आ जोड़ दो, स और न, और आधा रे कहता है कि पीछे देख, पीछे पीछे देखा, तो बन गया कौन सा, गुरुवासन। यही होगा ना, गुरुवासन। तो विकल्प आपका सही कौन सा, पहला ही विकल्प सही है। कौन सा, पहला सही है भाई। ये आगे आपकी जो भाषा क्या ना, उच्चारण नहीं हो रहा।